गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात, सुबह की राम राम, जय श्री कृष्ण, हरे राम। हाँ जी भैया, एनालॉजी जो अल्फाबेट है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे बेस्ड है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लिया तो वो एनालॉजी वाले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग की अप्रोच है ना, जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, उसी से ही वो एनालॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी से ही, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है उसमें आपको। ठीक है, चलिए साहब, तो भाई मेरे दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शानदार जानदार झकास वाला टॉपिक, जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग जो टॉपिक है वो है बेटा क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रैंकिंग की तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर पढ़ा था वो रैंकिंग नहीं है। ठीक है, रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको सीटिंग अरेंजमेंट भी मत समझना, ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी अलग टॉपिक है। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है रैंकिंग। इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था इसमें होता है कि एक पंक्ति में है ना, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग इसको सीटिंग अरेंजमेंट में समझना। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम लोगों को बैठाते हैं, है ना, किस में बैठाते हैं, हम पंक्ति में बैठाते हैं या सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है। दोनों ही चैप्टर्स में हम अरेंजमेंट करते हैं, है ना। मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सोहन दाएं से 16वें स्थान पर है, कक्षा में रोहन का 20वां स्थान है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें स्थान दिया जाता है, पोजीशन दी जाती है, वो रैंकिंग चैप्टर के अंदर आते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। समझ रहे हो देवेश? थोड़ा सा करो प्यार से। हाँ जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है, पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो हमारे एग्जाम में रैंकिंग के ना दो टाइप की अरेंजमेंट बनती है रैंकिंग की। एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, और एक अरेंजमेंट जो बनती है हमारी वो बनती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट। हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट। और वर्टिकल अरेंजमेंट को आप समझ गए होंगे, इसको कह सकते हैं लंबवत, है ना, इसको कह सकते हैं लंबवत, यानी कि खड़ी कतार। जब हम लोगों को कतार में बैठाते हैं, जब हम लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है, किसमें बैठाते हैं, पंक्ति में बैठाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब रो में बैठाते हैं, और वर्टिकल मतलब जब हम पर्सन्स को किसमें बैठाते हैं, कॉलम में बैठाते हैं। देखो, अरेंजमेंट कोई भी हो, अरेंजमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अरेंजमेंट चाहे वर्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का तरीका अलग है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। हॉरिजॉन्टल में हम यूज करते हैं बेटा लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट और राइट। जैसे हम बोलेंगे बाएं से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलेंगे दाएं से 10वें स्थान पर। समझ रहे हो? जबकि वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होती है वो यूज होती है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलते हैं नीचे से 10वें स्थान पर। समझ रहे हो? दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, हाँ, मतलब एक ही है दोनों का, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले चाहे वर्टिकल रैंकिंग बोले। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में बेसिक सा कंसेप्ट है, पहले तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हमें उस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट ट्रिक से। मैं आपको एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक के बाद, है ना, उस ट्रिक के बाद ये पूरा चैप्टर आप बना दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, एक बेसिक से ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, उस ट्रिक के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो, चाहे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, है ना। सिर्फ दो बेसिक कंसेप्ट है, उसी को हम ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंट टाइप, मतलब दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, सारे के सारे। न्यू एडिशन फोर्थ का इंतजार मत करो, जो है अभी अप टू डेट है बुक। समझ रहे हो? चलिए, तो पहले तो मैं इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं कि वो बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट? जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पंक्ति में 15 लोग बैठे हैं। ये पंक्ति का बेटा है लेफ्ट हैंड। देखो, पंक्ति के जो लेफ्ट और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है ना। जो लेफ्ट हैंड हमारा वो इसका, जो राइट हैंड हमारा वो इसका। अच्छा, किसी भी पर्सन का जो राइट होगा वो हमारा राइट है, किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट है। इसका दायां हमारा दायां, इसका बायां हमारा बायां। समझ लो, ये पंक्ति का कौन सा हैंड हो गया, ये पंक्ति का राइट हैंड हो गया। हिंदी में कह सकते हैं इसको हम बायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बायां छोर, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं दायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं दायां छोर। समझ रहे हो? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि पंक्ति है, इस पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, और ये है निशा, है ना, इसका नाम है निशा, ये निशा है। क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो निशा है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है? कल का पीएनजी नहीं मिला? 1 2 3 4 5 6। बेटा, ये जो निशा है ये बाईं ओर से छठे स्थान पर है कि नहीं है सर? बाईं ओर से छठे स्थान पर। जी हाँ सर, बिल्कुल बाईं ओर से छठे स्थान पर है। अच्छा, इसी निशा की पोजीशन अगर मैं दाईं ओर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर। पहले तो आप ये क्रॉस चेक करो, क्या मैंने निशा की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सही की है? क्या मैंने निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही की है? एक बार चेक करो, जब तक मैं क्लास पीएनजी तुम्हारी अपडेट कराता हूं। क्या मैंने निशा की रैंकिंग सही किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से? जरा काउंट करो। हाँ जी, बताओ, क्या निशा की रैंकिंग बिल्कुल सही है? काउंट करो, काउंट। क्या निशा की जो रैंकिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है सर? बाईं ओर से कितनी है? 1 2 3 4 5 6। सर, जो निशा है डेफिनेटली बाईं ओर से छठे स्थान पर है, हम फिगर में देख पा रहे हैं। और यही जो निशा है, यही जो निशा है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम देख पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस की वैल्यू कितनी है, ये बताओ। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? निशा बाईं ओर से छठे स्थान पर है, और यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लेकिन जब मैंने निशा को लेफ्ट और राइट हैंड से काउंट किया तो निशा कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है। निशा दो तरफ से काउंट हो रही है, लेफ्ट हैंड से भी काउंट हो गई, राइट हैंड से भी काउंट हो गई। इसीलिए जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालेंगे तो जब मैं निशा की रैंक को दोनों तरफ से जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 करना पड़ेगा, तभी तो टोटल पर्सन निकलेंगे। यानी कि फॉर्मूला में इस तरीके से बना सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस उसी पर्सन की राइट हैंड से रैंक, है ना, और उसके बाद हम ये घटा देंगे। तो यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है। यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है कि कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट -1। आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया हमने। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि -1 क्यों किया। तो बाबू, कुल पर्सन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? क्या निकल कर आ रही है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या निकल कर आ रहा है सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है और किसी व्यक्ति की रैंक मुझे राइट हैंड से पता है और उसकी रैंक मुझे लेफ्ट हैंड से पता
पता करनी है तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो बेटा -1 जब इधर जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टोटल +1 हो जाएगा भाई, ये वैल्यू टी है। जब -1 जब इधर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, टोटल +1, और राइट हो जाएगा माइनस का राइट। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कांसेप्ट याद आ गया होगा, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। आप समझ गए ना टोटल +1 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब फॉर्मूले से मैं लेफ्ट की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा टोटल +1 माइनस का राइट होता है। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालोगे तो टोटल में से नहीं, एक ज्यादा में से घटाओगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं, ये कांसेप्ट हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, आप फिगर ध्यान से देखो, ये जो निशा है बेटा ये दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर आपको निशा की पोजीशन लेफ्ट हैंड से ना पता हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, टोटल कितने पर्सन है, 15 है, 15 है, तो बेटा क्या मैं 15 में से 10 को घटाऊंगा? नहीं, मैं कितने में से घटाऊंगा? 16 में से। तो बाबू 16 माइनस का 10, तो देखो ये पोजीशन आ जाएगी 6 निकल के। या फिर मैं कहूं 16 माइनस का 6, तो ये पोजीशन आ जाएगी 10 निकल के। 16 माइनस का 6 10। बेटा 10 माइनस से क्यों घटा रहे हैं सर जी? 9 भी तो लिख सकते हैं। कहां 9 लिख सकते हैं? अबे तुम बिल्कुल उल्लू हो गया। कांसेप्ट से चलोगे, रट्टा लगाओगे। कांसेप्ट सीखो, कांसेप्ट समझ लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके माइनस का 1 कर देते हैं हम। ठीक है, हां जी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल +1 में से घटाना होता है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल +1 में से घटाते हैं पोजीशन को। तो हमारे कितने फॉर्मूले निकल कर आ गए? 3 फॉर्मूले निकल कर आ गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और अगर लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस राइट। फॉर्मूला कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, समझेगा। और अगर राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा ज्यादा में से घटाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू के लिए दोनों तरफ से रैंक जोड़ के माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले बने जब हम लेफ्ट और राइट का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई बाएं से रैंक प्लस दाएं से रैंक, दोनों तरफ से रैंक निकाल के माइनस का 1 कर दो। और अगर बाएं से रैंक निकालनी है तुम्हें तो क्या करना है? कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से दाएं वाली रैंक घटा दो। और अगर तुम्हें दाएं से रैंक निकालनी है तो क्या करना है? कुल में से नहीं घटाना, कुल +1 में से बाएं वाली रैंक घटा दो। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे, ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, कोई डिफरेंस नहीं। 2022 थोड़ा बहुत अंतर है, 2-4-5 क्वेश्चंस ऐड हुए एक्स्ट्रा। हां जी, कुल +1 में से बाएं घटा दो। ठीक है, अच्छा। अब अगर यही फॉर्मूले आपको वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखने हैं तो बेटा वर्टिकल रैंकिंग के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे? वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टॉप। वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, और फिर क्या कर देंगे हम? माइनस का 1 कर देंगे। समझ लो, यही तो सेम फॉर्मूला बनेगा। और टॉप की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल +1 माइनस का बॉटम। या फिर मैं कहूं बॉटम से वैल्यू कैसे निकालोगे? बॉटम से वैल्यू निकालोगे टोटल +1 माइनस का टॉप। रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो बाबू कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ऊपर से स्थान आपको पता है प्लस नीचे से स्थान पता है किसी व्यक्ति का, जोड़ के 1 घटा दो। अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के नीचे वाला स्थान घटा दो। समझ रहे हो? और अगर आपको नीचे से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के ऊपर वाला स्थान घटा दो। किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है बिल्कुल भी, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब्दुल मियां क्यों परेशान हो रहे हो? जिनके पास 22 वाली बुक है वो भी ठीक है, जिनके पास 23 वाली बुक है वो भी ठीक है। ठीक है, हाँ 21 वाली एडिशन वाली नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी उससे तो अपडेट हो गई थी 2022 एडिशन जी। तो मेरे दोस्त जल्दी से नोट डाउन करो इन फॉर्मुलों को, फटाफट से नोट करो, फटाफट से इन फॉर्मुलों को नोट डाउन करो जल्दी से। बना फटाफट जल्दी से बेटा, कर लिए नोट डाउन? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हम ये जो हमने बेसिक फॉर्मुले पढ़े हैं इन फॉर्मुलों का यूज करके क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा, है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये जो तुम फॉर्मुला देख रहे हो ना, इन फॉर्मुलों से शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं बिकॉज मैं जॉब करता हूं। आप सुपर लव यू सर, शुक्रिया। बैंक जिसके पास आपकी रीजनिंग की बुक है, अगर वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या उनको बैंक रीजनिंग बुक लेनी है? नहीं, लेकिन आप लोग जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ना स्पेशली सिर्फ बैंकिंग के चैप्टर्स की ही प्रैक्टिस करनी है। और बैंकिंग के चैप्टर्स कौन कौन से मैंने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। बैंकिंग के लिए सारा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बैंकिंग के लिए लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, है ना। बैंकिंग के लिए हमें लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स। बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शाबाश उर्मिला, उर्मिला बन्नी, उर्मिला बन्नी, बंदे नाम है, बन्नी नाम है भाई, क्या नाम है तुम्हारे? BANNE, पहली बार सुना है ऐसा नाम, या चलो बड़ा नाम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में तुमने बन्नी नाम रख दिया होगा। क्या भाई? निपुण, निजाम, राहुल, इब्राहिम, प्रिया, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, बहुत बढ़िया। देखो एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा दोनों तरफ से रैंक हमें पता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी? दोनों तरफ से रैंक को जोड़ दो, 18 + 17 और फिर 1 घटा दो, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो? चलिए साहब। अच्छा, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने में क्या करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने में कभी भी कुल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। कुल +1 में से ऊपर वाले स्थान घटाएंगे 20, तो 50 में से नहीं 51 में से 20 घटाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 51 माइनस का 20 निकल के 31 आ जाएगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं, है ना, हर बच्चे ने दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दिया होगा, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं एक चीज, आपको सोचकर हैरानी होगी, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन। अरे यार ये बताया तो था टोटल +1 में से घटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लॉजिक नहीं समझाया?
ये तुम देख नहीं रहे हो, निशा की पोजीशन तुम्हें दाईं ओर से पता है 10, कुल व्यक्तियों की संख्या है 15, लेकिन हम घटा कितने में से रहे हैं 16 में से, 16 माइनस 10 6, तभी तो बेटा बाईं ओर से पोजीशन निकल कर आ रही है। अब ये जो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है, इसी से तो फॉर्मूला निकला है, लेफ्ट की वैल्यू निकालोगे तो -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा और ये माइनस राइट हो जाएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले से देख लो, चाहे तो आप बेटा फिगर से समझ लो, किसी से भी समझ लो, फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, फिगर से भी समझ सकते हो। दो कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट क्या है, पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में, तो हम टोटल +1 में से घटा देते हैं, टोटल +1 में से घटा देते हैं। कल क्लास ऑफ रहेगा क्यों भैया, कल क्या दिक्कत है, कल क्यों ऑफ रहेगी, अल्फाबेटिकल सीरीज अलग चैप्टर है, ये चैप्टर अलग है, कल क्या है सीन, कल कोई फेस्टिवल है क्या है, कोई क्लास ऑफ नहीं है कल, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 3, चौथा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, तीसरा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, चौथा मत करना, समझ लो। अच्छा सरस्वती पूजा है कल, ओके, माँ सरस्वती जी की पूजा है कल, है ना, तो क्लास तो ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती आपको कल पढ़ाई जाएगी, है कल को क्लास ऑफ रहेगी। कल बसंत पंचमी है, ओके, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा है कल। मुझे लगा कल तुम वैलेंटाइन की छुट्टी मांग रहे हो, हैं, मुझे लगा कहीं तुम वैलेंटाइन की छुट्टी तो नहीं मांग रहे। हेलो, चलो, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं बेटा, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40 है। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो है बाएं छोर से किस स्थान पर होगा। पोजीशन इंटरचेंज करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है, तो बेटा 41 में से 18 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 23, खत्म कहानी, विदाउट पेन एंड पेपर। तो पहले तीनों क्वेश्चन आपने विदाउट पेन एंड पेपर बना लिया, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार भाई, हेलो, कुछ बच्चे कह रहे थे अपलोड नहीं हुई पीएनजी कल, हाँ भाई सारी पीएनजी अपलोड हो चुकी है, ठीक ठीक ठीक, नहीं वो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे इसलिए पूछा था मैं, ठीक है, ओके नमस्कार भाई, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन अ रो, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अभी तक जो आप आंसर दे रहे थे, है ना, अभी तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, गोपाल सर की तरह आपका सॉन्ग कब आ रहा है, वेट कर रहे हैं हम। अबे उसके डायरेक्टर तो मैं हूँ, सॉन्ग का प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। मैंने कहा चलो गोपाल सर को एक्टिंग करवाते थे, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हम ही हैं। आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अभी तक हम ये जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम सिंगल पर्सन पे, ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे, एक अकेले व्यक्ति पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल पर्सन पे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए, तब तुम पजल हो जाओगे, फिर ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, समझ लो। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। एक बेसिक सा हम फिगर बनाएंगे छोटा सा, और वो फिगर दुनिया भर के सारे आंसर आपको देगा, दुनिया भर के सारे आंसर। अच्छा, फिगर बनाएंगे हम हमेशा डिस्टेंस से, जैसे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले रवि को बाईं ओर से हेलो, अरे भाड़ में कंग्रेचुलेशन, हाँ, तो ध्यान से सुनना, एक पंक्ति में परेशान करके सुबह से 10 फोन आ गए। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो सबसे पहले हम रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे, है ना, रवि को बाईं ओर से बैठाएंगे कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर। तो बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर, बाईं ओर से रवि को बैठा दो 15वें स्थान पर, ये हो गया रवि, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। हमने भैया बाईं ओर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दिया, जितना स्थान बोले ना उतनी की दूरी खींच दो, है ना, जितना स्थान बोले उतनी दूरी खींच दो, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो बेटा दाईं ओर से, दाईं ओर इधर है, यहां से बैठा दो, यहां से बैठा दो बेटा अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर, तो अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16वें स्थान पर। अच्छा, अब आप लोगों को एक छोटा सा डाउट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही मैंने अमित को दाईं ओर से 16वें, देखो आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कोई भी आंसर नहीं देगा। पहले आप बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट को समझो, पता है क्यों, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है। इसलिए हड़बड़ाहट मत करो, आंसर देने की कोशिश मत करो, जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो। चलो, तो रवि को बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया, अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा दिया। कोई भी बच्चा ये डंडे नहीं बनाएगा, डंडे नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि तुम 15 डंडे कब तक बनाओगे, तुम 16 डंडे कब तक बनाओगे, तो तुम डंडे बनाते रह जाओगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डंडे बना के सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिस्टेंस और दूरी बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ रहे हो। हाँ, अब आप में से कुछ बच्चों को कोई डाउट है कि नहीं है, डाउट है, बताओ, डाउट 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 डाउट, कुछ डाउट है कि नहीं है, ये बताओ सर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डाउट है। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। आप लोगों को ये डाउट है कि सर जब सर आप अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा रहे थे, तो आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया, आपने अमित को रवि के राइट हैंड पे ही क्यों बैठाया, आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे, आप अमित को रवि के लेफ्ट हैंड पे भी तो बैठा सकते थे। भैया दो संभावनाएं बन सकती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि जो अमित है वो रवि के दाईं तरफ बैठा है या जो अमित है रवि के बाईं तरफ बैठा है, तो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है, तो इसीलिए हमें दोनों संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। बना ली साहब हमने दोनों संभावनाएं। अगला पॉइंट, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, जहां रवि बैठा है उसकी फोर्थ राइट में दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है, दीपक है, रवि के दाईं ओर चौथा कौन है, दीपक है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना बेटा, कि 16 ही लिखा है 18 नहीं लिखा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला पॉइंट है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, बेटा ये अमित है, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो अमित के बाईं ओर पांचवा दीपक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बना रखी है, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट पर है, सर ये दीपक ना अमित के राइट हैंड पर है, अमित के दाईं तरफ है दीपक, जबकि दीपक को अमित के बाईं तरफ होना चाहिए, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देने की कोशिश मत करो, प्रभु आंसर मत दो, आंसर मत दो। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल शांति से तसल्ली से समझो जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुमने सीख लिया ना तसल्ली से, तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए हड़बड़ाहट मत करो, हाँ पेशेंस रखो। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बेटा बाईं ओर से 15वें स्थान पर रवि को बैठा दिया मैंने, मतलब उतनी दूरी खींच दो, दूरी डिस्टेंस बना दो जितनी रैंक दे रखी है।
अमित दाएं से 16वें स्थान पर है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा दायां छोर ये होगा, राइट हैंड से 16वें स्थान पर अमित को बैठा दिया। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के फोर्थ राइट में है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवां हो, यदि दीपक अमित के बाएं पांचवां, दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब जरा ध्यान से सुनना, फिगर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ दो। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा पर्सन की रैंक क्या है, हमसे पूछा जाएगा कि भैया पर्सन की रैंक क्या है, बाईं ओर से या दाईं ओर से। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या क्या है। इन दो के अलावा बेटा इस पूरे चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ इन दो क्वेश्चन पर बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज पूछी जाती है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज पूछी जाती है, या तो पूछी जाती है पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछी जाती है पर्सन के बारे में कि कुल व्यक्ति कितने हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, या फिर हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी कि वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है, दाईं ओर से कितने स्थान पर है, सोहन से कितना दूर है, मोहन से कितना दूर है। बस इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है, तो रैंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है ना, वही पर्सन की रैंक है। जो भी दूरी आप देख पा रहे हैं फिगर में, वही पर्सन की रैंक है, वही पर्सन की रैंक है। पूछा क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। रवि दाईं छोर से कितनी दूरी पर है, रवि जो है वो दाईं छोर से कितनी दूरी पर है। रैंक का मतलब दूरी है, बात खत्म। जितनी दूरी आपको फिगर में दिखाई दे रही है वही उस पर्सन की रैंक है, ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। समझ लो, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो रवि है ये दाईं छोर से कितना दूर है। और आप लोग चिंता मत करो, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी जो समझाना सिर्फ उसको समझो, बाद में मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, है ना, एक एक सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, बेटा रवि दाईं छोर से कितनी दूरी पर है, दाईं छोर से बेटा 16 दूरी ये है, 15 दूरी ये है, 4 दूरी ये है, 16 और 15 नहीं सॉरी 5, 16 5 और 4, 16 और 5 21, 21 और 4 25। तो ये जो रवि है ना, ये दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, रवि दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर। बात खत्म। जब भी रैंक पूछी जाए तो फिगर में जो भी दूरी दे रखी है बस वही दूरी उसकी रैंक होगी, बस वही दूरी उसकी रैंक होगी। तो 16 और 5 21 और 4 25, ये 25वें स्थान पर है। एक नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी 10 बार रिपीट होगा, 10 बार, चिंता मत करो। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा राइट हैंड से डिस्टेंस काउंट कर लो रवि तक, 16 + 5 + 4, 16 + 5 + 4 यानी कि 25। ये क्वेश्चन कई बार ऐड होगा, कई बार नहीं होगी विशाल बेटा, इसी टाइम होगी। चलिए, अब ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो फिगर दोबारा से बना लेते हैं हम। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फिगर को, कुछ बच्चों को फिगर में डाउट था, दोबारा से रिपीट हो रहा है बेटा फिगर। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बेटा बाईं छोर से, लेफ्ट हैंड से जितने स्थान पर है उतनी दूरी लिख दो, 15। यहां पर कौन है, रवि, तो ये रवि को बैठा दो। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, बेटा ये अमित है, और ये दाईं ओर से, दायां छोर इधर कहीं होगा, यहां होगा दायां छोर, यहां से ये कितनी दूरी पर है, 16 की दूरी पर है। अच्छा, जो दीपक था वो रवि के ना राइट हैंड साइड पर है, कितना दूर है राइट हैंड साइड पर, 4। और ये कौन है, दीपक, और यही दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है, कितना है लेफ्ट हैंड पर, 5। कितना दूर है लेफ्ट हैंड पे, 5। बस ये हमारा फिगर बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो। सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर दो। डायग्राम बनाना शुरू में बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे करके डायग्राम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जरूरी है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा अमित कहां पर है सर, ये है अमित। डिस्टेंस कहां से पूछिए, लेफ्ट हैंड से। तो बेटा लेफ्ट हैंड से कितनी डिस्टेंस पर है वो निकाल लो। तो 15 + 4 + 5। तो भैया अमित बाईं ओर से कितनी दूरी पर है, 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24, 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूं सिर्फ उतना समझो, है ना, प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूं वो समझो। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा दीपक दाईं ओर से कितना दूर है, ये दीपक है, ये दाईं ओर से कितनी दूरी पर है, तो राइट हैंड से इसकी डिस्टेंस काउंट करो, 16 + 5 21, 16 + 5 21। उसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से दीपक की डिस्टेंस काउंट करो, ये दीपक है, ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर है, 15 + 4, 15 + 4 19। तो मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का ठीक होगा। अब आ जाओ बेटा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। पर्सन की वैल्यू निकालते हैं, पर्सन, पर्सन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला था पर्सन की जो वैल्यू थी वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 थी, ठीक है नहीं थी भाई। पर्सन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पर्सन की वैल्यू हम निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये जो डी है ये चौथे स्थान पर है, और दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर है। क्या मुझे बता सकते हो कि टोटल पर्सन की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सर जो डी है वो बाईं ओर से चौथे स्थान पर है और दाईं ओर से सातवें स्थान पर है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करेंगे। तो ये जो लेफ्ट प्लस राइट होता है बाबू, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है टोटल, ये क्या है, दूरी ही तो है, डिस्टेंस, दूरी। भाई ये दूरी है कि नहीं है। जैसे तुम चले बेटा आगरा से दिल्ली और जम्मू से दिल्ली, मान लो आगरा से दिल्ली दूर है 4 किलोमीटर, जम्मू से दिल्ली दूर है 7 किलोमीटर, तो ये टोटल दूरी कितने की बनेगी, 11 किलोमीटर की दूरी बनेगी, है ना। आगरा से दिल्ली 4 किलोमीटर है, दिल्ली से जम्मू 7 किलोमीटर है, तो बेटा आगरा से जम्मू की जो दूरी है ना वो 11 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है, 11 किलोमीटर की दूरी है, टोटल डिस्टेंस 11 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 11 है। तो जो पर्सन की जो वैल्यू होती है ना, पर्सन की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है, हमेशा दूरी से एक कम होती है पर्सन की वैल्यू। दूरी तो आपको दिखाई दे रही है 11 की, लेकिन पर्सन यहां पे 10 है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मजे की बात,
पर्सन कितने हैं? पर्सन यहाँ पे 10 है, दूरी 11 की है, पर्सन की वैल्यू 10 है, तो पर्सन हमेशा दूरी से कम होंगे। देखो एक और मैं आपको जादू दिखाता हूं इसी में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बताओ सी कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अच्छा ये बताओ जी कितने स्थान पर है? सर जी 7वें स्थान पर है। अच्छा है कि नहीं है? सर सी तीसरे स्थान पर है और जो जी है वो 7वें स्थान पर है। तो मुझे आप बता सकते हो सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सी और जी के बीच की दूरी कितनी है? सर इनके जो बीच की दूरी है ना वो 7 माइनस का 3 4 है, इनके जो बीच की दूरी है 4 है कि नहीं है? 4। हाँ सर इनके बीच की दूरी 4 है। अब ये बताओ अगर इनके बीच की दूरी 4 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? पर्सन या फिर अल्फाबेट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच की जो दूरी है वो 4 है, लेकिन पर्सन कितने होंगे? पर्सन होंगे इनके बीच में जितनी दूरी है उससे एक कम, जितनी दूरी है उससे एक कम 3। देखो 3 अल्फाबेट होंगे, 1 2 3, कितने अल्फाबेट? 3 अल्फाबेट है। जैसे मैं आपसे कहूं हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन, हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, ये बताओ जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो ये बताओ जे की डिस्टेंस क्या होती है? जे की डिस्टेंस होती है 10, है ना? जे 10वें स्थान पर होता है। अच्छा डब्ल्यू की डिस्टेंस होती है 23, डब्ल्यू 23वें स्थान पर होता है। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? सर इनके बीच की दूरी आ गई 23 माइनस का 10, 23 माइनस का 10 13, तो इनके बीच की दूरी 13 है। और पर्सन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। तो बेटा जे और डब्ल्यू के बीच में कितने अल्फाबेट होंगे? जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे, 12। जे और डब्ल्यू के बीच में 12 अल्फाबेट होंगे। समझ रहे हो? हाउ मेनी अल्फाबेट बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? बेटा बी का जो प्लेस होता है वो 2 होता है, जे का प्लेस होता है 10। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? इनके बीच की दूरी 8 आ गई, 10 माइनस का 2 8। अच्छा 8 इनके बीच की दूरी है तो अल्फाबेट की वैल्यू कितनी होगी? दूरी से हमेशा एक कम होगी, यानी कि बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट है। अब काउंट कर लो, प्रूफ आपके सामने, बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? बी और जे के बीच में कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, बी और जे के बीच में 7 अल्फाबेट है, जबकि दूरी कितनी है बी और जे के बीच की? 8 की दूरी है। तो इसीलिए याद रखना रैंकिंग में बड़ा शानदार कंसेप्ट है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होती है, रैंक से हमेशा एक कम होगी। ठीक है बस। अच्छा रैंक क्या होती है? रैंक होती है डिस्टेंस, और पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम होती है। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले ये थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और अगर पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो एक ज्यादा में से घटा दो। जैसे लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो राइट को, और अगर राइट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो लेफ्ट को। अब मैंने आपको दो कंसेप्ट नए सिखाए। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया कि अगर कभी भी पर्सन की वैल्यू आपको निकालनी है तो जितनी दूरी दे रखी है ना आपको उससे एक कम आंसर आएगा, हमेशा हमेशा एक कम। और अगर रैंक निकालनी है तो जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, जो दूरी आपने बना रखी है वही हमारी रैंक है, वही हमारी रैंक है। ठीक है ये चीज, इसका कंसेप्ट आपको समझ आया अच्छे से? जो पर्सन की वैल्यू होगी वो दूरी से कम होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही होगी। लेफ्ट प्लस राइट क्या होती है? टोटल डिस्टेंस हो जाती है। और जो रैंक होती है वो हमारी सिंपल डिस्टेंस है, रैंक हमारी सिंपल डिस्टेंस है। चलो अब जरा आप इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर दो। पांचवें क्वेश्चन का, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? ये बताओ अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9, इनके बीच की दूरी 9 है। अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। इनके बीच में 9 की दूरी, पर्सन की वैल्यू 8 होगी। चलो फिर से मैं फिगर बना देता हूं, जिन बच्चों को फिगर में डाउट था, तीसरी बार फिगर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बैठाया बेटा, सबसे पहले रवि को बैठाया बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिर अमित को बैठाया दाईं ओर से 16वें स्थान पर, फिर दीपक को बैठाया, दीपक रवि के राइट हैंड पे था, कितने स्थान पे था दीपक रवि के राइट हैंड पे? चौथे स्थान पर। दीपक जो है रवि के राइट हैंड पे चौथे स्थान पर था, अमित के लेफ्ट हैंड पे बैठा है 5वें स्थान पर। मैंने फिर से फिगर को रिपीट कर दिया तीसरी बार। चलिए अब आप आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से दो। एक और चीज याद रखना, काम अप टू डेट होना चाहिए विदाउट 0% कंप्लेन, है ना? और सारी चीजें एकदम ओके होनी चाहिए, बाद में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तरीके से बड़ी तरीके से सब कुछ अप टू डेट कर दो उसमें। हाँ जी चलिए साहब, तो अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। और जो हमारा फिगर बनेगा, हमारा फिगर हमेशा डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। हम अपने फिगर में पर्सन को यूज नहीं करते, फिगर हमेशा दूरी से ही बनाना है हमें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 3। और फाइनल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो बेटा टोटल दूरी कितनी है हमारी? यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है? 15 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। बेटा 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, टोटल दूरी 40 की है। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी, जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू एक ही कम होगी, 40 माइनस 1 39। अब ये क्वेश्चन प्रूफ करने का समय आ गया है कि इस क्वेश्चन को सर बकायदा प्रूफ करके दिखाओ, एक एक पर्सन को बैठाकर। हमें यकीन नहीं हो रहा आपकी ट्रिक पर, आपके जादू पे हमें भरोसा नहीं है, क्या पता आपका जादू फेल हो जाए। चलो अब हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल 39 व्यक्ति थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, अरे हम 39 व्यक्ति को बैठाए, हम सबसे पहले एक एक करके बैठाए। सबसे पहले किसको बैठाना था? रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर, रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाना था। चलो प्रूव करने आ रहे हैं। 1 2 3, ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वें स्थान पर आ गया। 15वें स्थान पर आ गया रवि। हमने फिगर बनाया था रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिगर भी मैं साथ के साथ बना रहा हूं। हम ऐसे कर रहे थे, है ना, हम ऐसे कर रहे थे और ये कहानी ऊपर अलग थी। चलिए साहब, अमित दाईं ओर से 16 में था, लेकिन अमित को बाद में बैठाएंगे, पहले दीपक को बैठा दो। दीपक जो है रवि के दाईं ओर है चौथा। 1 2 3 4, ये हो गया दीपक, रवि के दाईं ओर चौथा। देखो रवि के दाईं ओर चौथा कौन था? दीपक था। और ये दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा था, अमित के बाईं ओर पांचवा। तो ये मान लो यहाँ अमित बैठा है, तो इसका बाईं तरफ 1 2 3 4 5। तो अगर ये अमित है, अमित के बाईं तरफ पांचवा कौन था? दीपक। और अमित खुद दाईं ओर से 16वें स्थान पर था। तो ये दाईं ओर से 16वें स्थान पर था, तो बाबू मान लो दाया छोर ये है, ये राइट हैंड है, ये दाएं से 16वें स्थान पर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ जी, तो अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर था। अब आप देखो, हमने हमने हर चीज प्रूव करी है। रवि को बाईं ओर से 15 बैठाया, पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ओके। अमित को दाईं ओर से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ओके। अच्छा, दीपक जो है रवि के फोर्थ राइट पे है, 1 2 3 4, बिल्कुल ओके। दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ओके। अब ये बताओ, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इस फिगर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन ये फिगर हम एग्जाम में बना नहीं सकते। ये प्रूफ करने के लिए फिगर बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इस फिगर को नहीं बनाना। एग्जाम में तुम्हें ये बनाना, ये रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है और दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा। चलिए साहब, अब हम एक एक करके हर चीज को प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो रवि है, ये दाईं ओर से कितना दूर होगा? यहां पे लिख लो, ये लेफ्ट हैंड है और ये हो गया राइट हैंड। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग रवि दाईं ओर से कितना दूर होगा? दाईं ओर से कितना दूर होगा रवि? बेटा दूरी कितनी है? 16 और 5 21 और 4 25, 16 और 5 21 और 4 25। अब जरा ऊपर काउंट करो, ऊपर काउंट करो, क्या रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है या बस हमने हवाबाजी कर दी है? रवि वाकई में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है कि नहीं है? बेटा यहां से लेकर यहां तक 16 स्थान हो गए। 16 बोर्ड पे ध्यान से देखना, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और रवि दाईं ओर से 25वें ही स्थान पर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमारे क्वेश्चन में बेटा ये जो अमित है, ये बाईं ओर से कितने स्थान पर निकल कर आ रहा है? 15 और 4 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24। जरा देखना, ऊपर जो अमित है वो बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। बेटा बाईं ओर से काउंट करोगे तो 15 तो ये हो गए, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24वें ही स्थान पर वो निकल कर आया, 24वें स्थान पे ही निकल कर आया। बहुत बढ़िया, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है? ये जो दीपक है ये दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 16 और 5 21, 16 और 5 21। ये जो दीपक है ये दाईं ओर से 16 और 5 21वें स्थान पर है। जरा चेक करो, दीपक बेटा दाईं ओर से 21 है। बेटा 16 दूरी तो ये है, 16 तक तो ये आ गया, 17 18 19 20 21, सर ये तो 21 ही निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से कितना दूर है भैया? 15 और 4 19, 15 और 4 कैसे निकालोगे? 15 और 4 19। जरा चेक करना, दीपक बाईं ओर से कितना है? 15 16 17 18 19, 19 ही निकलाया भाई साहब, 19 निकलाया। यहां तक तो सब प्रूफ हो गया। यानी कि पर्सन की रैंक क्या होती है? पर्सन की रैंक होती है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन था पर्सन के बारे में। पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? 4 और 5 9, दूरी 9 है, पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से 1 कम 8। अब जरा चेक करो क्या वास्तव में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? क्या अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हां, अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। अगर 5 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू होगी 4। जरा चेक करना, अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, जी हां 4 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो बेटा फॉर्मूले से ट्रिक से क्या निकलेगा? रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो हमारा आंसर होगा 4 - 1 3। जरा चेक करना, रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सर 1 2 3, बिल्कुल 3। और सबसे आखिरी क्वेश्चन था कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल दूरी हमारी निकली है 40, तो व्यक्तियों की संख्या है। टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल पर्सन की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितनी निकली थी यहां से लेकर यहां तक? 40, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, पर्सन की वैल्यू होगी 40 - 1 39। जरा चेक करो, वास्तव में ऊपर 39 व्यक्ति हैं टोटल। क्या वास्तव में 39 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3 4 5, ये तो 15 ही है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 7 करोड़। हाँ जी, तो हर चीज हमने प्रूफ कर दी। अब आप बिल्कुल भी चक्कर में मत फंसना, किसी के चक्कर में मत फंसना, है ना। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक भाई साहब को अपने क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में क्या है। अरे भाई जो समझा रहा हूं इतनी मेहनत से, इतने अच्छे से, इस पर तो ध्यान दे लो। फिर तुम कल इसका डाउट पूछोगे, आज परसों का डाउट पूछ रहे हो, जो समझा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हो। सवाल एक साथ आ जाए, वो भी एक साथ आ जाए, कितने प्रकार से व्यवस्थित। अबे जो समझा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो भाई। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में। तो हम इस पे ध्यान देंगे ना कि इस पे, हालांकि ये प्रूफ है। समझ में आ गई? चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। बनाओ 5 और 6, मजा आ गया अल्टीमेट। बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को।
आपके ना बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें पंक्ति में लोगों को बैठाना है। बीओडी से देखते हो क्लास बफरिंग होती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए साहब, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बाबू कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। कमल को बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा दो। ही इज कमल। कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। रोहन बाएं से सातवां है। रोहन बाएं से सात, रोहन को बैठा बेटा लेफ्ट हैंड से। हेलो।
क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की शुरुआत करी थी, और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है बड़ा ही शानदार और जानदार टॉपिक है। जब हम एक बार अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम एक बार लोगों को बैठा देते हैं, तो एक अलग है ना, एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन लेवल हमें महसूस होता है, और एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती है जब हम कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करते हैं, है ना। हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट की जो प्रैक्टिस है, सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस लाइव नहीं हुई क्लास, लाइव हो चुकी है। सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कैसे करती है? आपको एक ही क्वेश्चन की आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ना, एक ही सिंगल क्वेश्चन की। ऐसा नहीं कि आप एक अलग अलग क्वेश्चन लगा रहे हो। सीटिंग अरेंजमेंट पजल, ये दो ऐसे स्पेशल चैप्टर हैं जिसमें आप एक क्वेश्चन उठाओगे और उसी क्वेश्चन को 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, ठीक है। हाँ जी भैया, इस बैच से रेलवे क्या, पीसीएस क्या, आईएएस क्या, सीजीएल क्या, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। चिंता क्यों करते हो आप, है? क्यों डरता है मेरे यार? मुझ पर दाव लगा, कर हिम्मत रख। हाँ जी, तो कल थी। तो हमने कल एक ही अरेंजमेंट सॉल्व करी थी ना, ज्यादा अरेंजमेंट तो हमने सॉल्व नहीं करी थी। हमने कल सिर्फ और सिर्फ एक, पहले तो मैंने आपको ना बेसिक समझाया था कि सिटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल बेसिक क्या होता है। मतलब बेसिक का मतलब यह है कि हमें इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। इमीडिएट नेबर, नेक्स्ट, बिटवीन, अपोजिट, फेसिंग, इमीडिएट लेफ्ट राइट, है ना, और ये एंड वर्ड और हु वर्ड, इनके मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। हाँ जी, और अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जीरो लेवल से। बैंकिंग लेवल का जब सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बैंकिंग लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होने में समय लगेगा, है ना, अभी समय लगेगा बैंकिंग लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होने में। तो पहले तो आप बेसिक तो कर लो अच्छे से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने कल एक ही सिंगल अरेंजमेंट बनाई थी, सिंगल अरेंजमेंट एक, उसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट हमने कल नहीं बनाई थी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगली अरेंजमेंट की तरफ। अब आप इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करो फटाफट से। कल मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप की अरेंजमेंट हमारी होती है। पहली अरेंजमेंट होती है क्लोज फॉर्म, दूसरी अरेंजमेंट होती है ओपन फॉर्म। तो अगर हम जो अप्रोच सीख रहे हैं अभी ना, वो क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को बनाने की अप्रोच सीख रहे हैं। क्लोज फॉर्म में क्या करना होता है ना, क्लोज फॉर्म में क्या करना होता है, वाइल बेटा एंड को रिप्रेजेंट करता है, जो वाइल वर्ड होता है ना, जबकि वो सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करता है, फर्स्ट पर्सन को। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सबसे पहले जहां ये लोग बैठे हैं वो चीज बनाएंगे, जितने लोग हैं उन सबको एक साथ बैठा देंगे, ठीक है। और फिर पहले व्यक्ति को क्लोज फॉर्म में अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं हम, पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, और फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर हम अरेंजमेंट शुरू कर देंगे। पहले पर्सन को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर अरेंजमेंट स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, फर्स्ट पर्सन को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हो, पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, सिर्फ पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हो। और उसी पहले व्यक्ति से जितने लोग जुड़ते चले जाए उनको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। कल वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने आपसे कहा था कि घर पे 3 बार सॉल्व करना, तब आज की क्लास अटेंड करना। और मुझे उम्मीद है कल वाला क्वेश्चन आप सभी ने अपने अपने घर पे 3-3 बार सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही सिंगल अरेंजमेंट हमने कल बनाई थी, सिर्फ एक अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ जी, वॉइस इधर उधर हो गया क्लास का, चलो चेक करवा लेंगे। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गए थे, लेकिन वो एक अरेंजमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 थे ना, ये दूसरी अरेंजमेंट है ना, इस दूसरी अरेंजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 होंगे, समझ रहे हो। चलो फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन। बनाओ बनाओ बेटा फटाफट से। बेटा कल सिर्फ और सिर्फ हमने पहले ही अरेंजमेंट बनाई थी, जेकेएलएम वाली। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो कल हमने बना लिया था, ओह शिट मैन। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो हम बना चुके थे, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम दूसरी अरेंजमेंट पे चलते हैं, इस अरेंजमेंट पे। ओह माय गॉड, वो वाला क्वेश्चन तो हम कल बना चुके थे। चलो इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। गलती हो गई भाई, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई हमसे। कल वाली क्वेश्चन था वो जो क्वेश्चन था वो कल वाला ही। हाँ बनाओ। मेरी बुक की जो ओरिजिनल लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। बनाओ बनाओ, इस अरेंजमेंट को बनाओ बेटा जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे, कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक मिल जानी है। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है भैया, कितने लोग हैं ये बताओ, कितने लोग बैठे हैं? हाँ जी, कितने लोग बैठे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं एक वृत्त के चारों तरफ। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। तो भैया 8 को बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर की दूरी पर बैठे हैं, बराबर की दूरी पर। अगर बराबर की दूरी है तो सब एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। और सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ऑल आर फेसिंग सेंटर, सारे के सारे जो लोग हैं सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है। तो क्लोज फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है सबसे पहले हमें ये तो देखो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ए एच के दाएं को चौथे स्थान पर है और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो ए है ना वो एच के दाएं चौथे स्थान पर है। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, तो पहले मैं किसको बैठाऊंगा? एच को बैठाऊंगा। तो पूरी अरेंजमेंट में जहां मर्जी वहां एच को बैठा दो। और एच के फोर्थ राइट हैंड पर ए है, एच के दाईं ओर चौथा कौन है? ए एच के दाईं ओर चौथा। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच का फोर्थ राइट। भैया एच का फेस अंदर है, 1 2 3 4, एच का दाएं चौथा ये हो गया। ए एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है ए के लिए। ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ए कौन है? एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ को मैं कहां बैठाऊं? जहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखे। तो सर एफ को यहां बैठाओगे तभी तो एफ के सेकंड लेफ्ट पे ए दिखेगा, है ना? हाँ जी, तभी तो एफ के सेकंड लेफ्ट पे ए दिखेगा। बहुत बढ़िया, यहां तक सबको समझ आ गया। पहला जो स्टेटमेंट है ये यूज कर लो, फर्स्ट स्टेटमेंट। ए पहला स्टेटमेंट है ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। वाई वर्ड किसके लिए है? ए के लिए। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये जो ए है ये किसके सेकंड लेफ्ट पे है? एफ के सेकंड लेफ्ट पे है, ठीक है। एफ को ऐसी जगह बैठाओ जहां से वो सेकंड लेफ्ट दिखे। चलिए अगला पॉइंट, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। बेटा सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है तो सी 3 जगह आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। C1 C2 C3। अगर ये बैंकिंग का क्वेश्चन होता तो मुझे 3 अरेंजमेंट बनानी पड़ती, एक में सी को यहां बैठाता, दूसरी में यहां, तीसरी में यहां, अगर ये बैंकिंग का क्वेश्चन होता। लेकिन क्योंकि ये बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है तो मुझे 3 अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आगे कोई सी से रिलेटेड पॉइंट होगा जो सी की बैठने की संभावना को खत्म करेगा, क्योंकि सी तीनों में से सिर्फ एक ही जगह आ सकता है। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी जहां बैठा है उसके थर्ड राइट में डी आना चाहिए। क्या मैं सी को यहां बैठा सकता हूं? अगर सी यहां है तो क्या इसके थर्ड राइट में डी आ सकता है? इसका थर्ड राइट 1 2 3। भैया इसका दाईं ओर तीसरा 1 2 3 और यहां पे डी नहीं आ सकता। इसका मतलब सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता। अगर मैं सी को यहां बैठाऊंगा तो इसके दाईं ओर तीसरा डी आना चाहिए। क्या इसके दाईं ओर तीसरा डी आ सकता है? इसका राइट इधर है, इसका दाएं इधर है, 1 2 3, यहां पे डी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर सी के थर्ड राइट पे डी को बैठाना है। सी के दाईं ओर तीसरा डी आना चाहिए, इसीलिए सी ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता। तो फाइनली जो सी की अरेंजमेंट है, फाइनली जो सी की अरेंजमेंट है वो यहां आ गई। और सी के थर्ड राइट पे डी होगा, सी का दाईं ओर तीसरा 1 2 3। सी के दाईं ओर तीसरा कौन हो गया? डी हो गया, खत्म। और जो सी था बेटा ना तो एफ का पड़ोसी था ना ही बी का। ये बी का भी पड़ोसी नहीं है तो बी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो फिर मैं बी को यहां बैठाऊंगा। अगला पॉइंट, एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी। एच जो है वो जी के अगले स्थान पर नहीं है तो यहां पे जी नहीं आ सकता, तो जी यहां आएगा। और बचा कौन भाई साहब? एच बी एफ डी ए जी सी, बचा कौन? ई। तो जो बचा वो यहां आ गया और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। हेलो हेलो हेलो, साउंड कैसे चलेगी भाई? साउंड बीच बीच क्वेश्चन में गई थी साउंड पढ़ाते पढ़ाते, या शुरू स्टार्टिंग से नहीं आ रही थी साउंड? क्यों भाई, साउंड जो है बीच में गई थी या पढ़ाते पढ़ाते नहीं आई थी? हैं? ये एक बार दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व कर देते। अच्छा इसको तो यही रहने देते हैं, इसको तो यही रहने देते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ना दूसरे पेज पे सॉल्व कर देता हूं दोबारा से, सॉरी। इसको यही रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। भाई इन क्वेश्चन के लिए भी तो आंसर चाहिए, है? चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, टोटल 8% है, 8 को बैठा दिया और सबका फेस सेंटर की तरफ है। सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था, है ना, ए एच के दाईं ओर चौथा है। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। एच को बैठाया, उसके फोर्थ राइट में ए को बैठा दिया। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एंड मतलब ए के लिए है, ए के लिए। ए जो है एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो एफ को मैं यहां बैठाऊंगा ताकि एफ के बाईं ओर दूसरा ए आ सके। यहां तक तो सभी ने कर लिया था, यहां तक तो परफेक्ट साउंड आ रही थी। अब हमने सी को बैठाया। बेटा जो सी था ना तो वो एफ के बगल में आना है, ना ही वो बी के बगल में आना है। तो अगर सी एफ के बगल में नहीं आएगा तो सी या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा। लेकिन सी के थर्ड राइट पे डी था, लेकिन सी के थर्ड राइट पे डी था। अगर मैं सी को यहां बैठाऊं तो सी के थर्ड राइट पे डी यहां नहीं आ सकता। अगर मैं सी को यहां बैठाऊं तो सी के थर्ड राइट पे डी ये नहीं आ सकता। तो 100% सी ये है, इसके थर्ड राइट पे सी के दाईं ओर तीसरा डी आ गया। सी बी के बगल में नहीं था, बी यहां आ गया। और जो एच है वो जी के साथ नहीं था, एच जी के अगले स्थान पर नहीं है, जी यहां आ गया। बचा कौन? ई। लो, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। चलिए साहब, तो हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी? बी और डी के बीच में कौन है? हु इज सिटिंग एक्जेक्टली बिटवीन बी एंड डी? बी और डी के बीच में कौन बैठा? बी और डी के बीच में एफ बैठा। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है? एफ का फेस अंदर है, एफ का राइट इधर है, एफ का दायां, इसका दाईं ओर तीसरा 1 2 3। एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है? ई है ना। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? डी के इमीडिएट नेबर्स कौन है? ए एंड एफ। ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी? जी के विपरीत कौन बैठा? जी के विपरीत कौन बैठा? जी के विपरीत बी बैठा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन? जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे के तुरंत दाईं ओर होना चाहिए। क्या पहला व्यक्ति बी है, दूसरा है एच? क्या बी एच के तुरंत दाईं ओर है? सर एच के तुरंत दाईं ओर बी नहीं है। क्या ए एफ के तुरंत दाईं ओर है? सर एफ के तुरंत दाईं ओर ए नहीं है। क्या ई एच के तुरंत दाईं ओर है? सर एच के तुरंत दाईं ओर ई है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएटली राइट ऑफ सेकंड पर्सन, तो एच के इमीडिएटली राइट हैंड पे ई है, एच के तुरंत दाईं ओर ई है, ठीक है जी। तो एक बार आपने अरेंजमेंट बना ली, फिर उस अरेंजमेंट से रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए बनाइए, इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करो फटाफट से, करो कंप्लीट इस अरेंजमेंट को। एक ही जगह पर एच हो सकता है, लेकिन फिर पूरी अरेंजमेंट बेटा बदल जाएगी, फिर घूम जाएगी। अगर एक ही जगह एच बैठा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर तुम्हें एफ को ना दूसरी साइड बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जो एफ के सेकंड लेफ्ट पर ही आना चाहिए ए। एफ को ऐसी जगह बैठाना है तुम्हें कि ताकि एफ के सेकंड लेफ्ट पर ए आ सके, फिर तुम्हारी एफ की पोजीशन बदल जाएगी। समझ रहे हो? बनाओ इस क्वेश्चन को।
बन गया क्वेश्चन? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं जिंदगी में जिसने आज तक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बनाया वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। जिसको लगता है ना कि प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ सकता है, प्रलय आ सकती है, सुनामी आ सकती है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा। जिसको लगता है कि जिंदगी में आज तक उसने सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, कभी बन ही नहीं सकता, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को बनाए, जरूर बनाए, जरूर बनाए, है ना। चलिए साहब, कुल कितने लोग हैं बेटा? टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं और सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है। 8 लोगों को बैठा दिया, सबका फेस केंद्र की ओर है। ये सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब पढ़ेंगे हम पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है ना? सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई? सबसे पहला पॉइंट है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P M के बाईं ओर तीसरा है। P किसके बाईं ओर तीसरा है? P M के बाईं ओर तीसरा है M के। तो पहले मैं किसको बैठाऊंगा? M को। और पूरी अरेंजमेंट में जहां मर्जी वहां M को बैठा दो। पूरी अरेंजमेंट में जहां मर्जी वहां M को बैठा दो। और M के बाईं ओर तीसरा, M के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? P। M का फेस अंदर है तो M का लेफ्ट इधर होगा। M का थर्ड लेफ्ट 1 2 3। M के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया? P आ गया। M के बाईं ओर तीसरा कौन आ गया? P आ गया। M के बाईं ओर तीसरा कौन आ गया? P आ गया। M के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया? P आ गया। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है बेटा P के लिए। P जो है वो T के दाएं दूसरा है। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। P किसके दाएं दूसरा है? T के। ये जो P है ये किसके सेकंड राइट पर है? ये किसके सेकंड राइट पर है? T के, है ना। एंड वर्ड किसके लिए है? P के लिए। P सेकंड टू द राइट ऑफ T। ये जो P है ये किसके सेकंड राइट पे है? T के। तो मैं T को कहां बैठाऊं सर? मैं T को यहां बैठाऊंगा तभी तो ये T के सेकंड राइट पे आएगा P। चलिए साहब, यहां तक तो सबने कर लिया होगा। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एन पी के दाएं दूसरा है। ये जो एन है वो किसके दाएं दूसरा है? पी के। पी के सेकंड राइट पर। पी का फेस अंदर है तो पी का राइट साइड होगा, पी का दाएं इधर होगा। तो पी के सेकंड राइट पे कौन है? एन है। पी के सेकंड राइट पे कौन है? एन है। पी के दाएं दूसरा एन है। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। जो की वर्ड किसके लिए है? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा है। हु वर्ड किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। डब्ल्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के दाएं दूसरा कौन है? डब्ल्यू। एम के सेकंड राइट हैंड पर कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के सेकंड राइट हैंड पर कौन है? आर। डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन है? आर। आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा, डब्ल्यू के दाएं दूसरा आर। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। पी के साथ एफ बैठेगा तो एफ बैठेगा यहाँ। और बचा कौन? पी आर टी डब्ल्यू एफ एम एन। बचा कौन? एच। तो एच आ गया यहाँ। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही दे सकते हैं, चुटकी बजाते ही। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच? एच के इमीडिएट नेबर कौन है? पी एंड एन। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच, पी एंड एन। अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए ना आपको वो अरेंजमेंट दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो देखो पहले तो मैंने एकदम बिल्कुल धीरे धीरे अरेंजमेंट बनाई। अब मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो आप एग्जाम में अप्लाई करोगे, क्योंकि एग्जाम में आप इतने धीमे धीमे थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो एग्जाम में आप कितनी तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पी एम के बाईं ओर तीसरा है। पी एम के बाईं ओर तीसरा कौन है? पी है। और टी के दाईं ओर दूसरा है। और मतलब पी किसके दाईं ओर दूसरा है? टी के दाईं ओर दूसरा है। अगला पॉइंट था, है ना। अगला पॉइंट क्या है? एन पी के दाईं ओर दूसरा है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट हैंड पर कौन है? एन। अगला पॉइंट था आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड राइट हैंड पर कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड राइट हैंड पर कौन है? आर। एंड एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एफ पी का पड़ोसी नहीं है तो एफ यहां आ गया। अब बचा कौन? एच। बचा कौन? एच। खत्म कहानी। अब बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दो। एन के संदर्भ में आर का स्थान क्या है? एन के संदर्भ में आर का स्थान क्या है? तो एन के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, या फिर मैं कहूं एन के 1 2 3 4 5। एन के फिफ्थ राइट में है या एन के थर्ड लेफ्ट में है? फिफ्थ राइट या थर्ड लेफ्ट? थर्ड टू द लेफ्ट, है ना। यहाँ पे फिफ्थ राइट नहीं देखा। तो एन के संदर्भ में आर का स्थान है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एन? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, है ना। हाँ जी, एन के बाईं ओर तीसरा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी? चाहे तो इधर से देखो चाहे तो इधर से देखो। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। Who is on the immediate right of W? W के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? W के तुरंत दाईं ओर T बैठा है। In which of the following pairs is the first person is sitting to the immediate left of the second person? First person is sitting is to the immediate left of second person। पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। क्या N H के तुरंत बाईं ओर है? तो बेटा H के तुरंत बाईं ओर N नहीं है। क्या F M के तुरंत बाईं ओर है? M के तुरंत बाईं ओर F नहीं है। क्या T W के तुरंत बाईं ओर है? W के तुरंत बाईं ओर T नहीं है। क्या R P के तुरंत बाईं ओर है? P के तुरंत बाईं ओर कौन है? P के तुरंत बाईं ओर कौन है? R। P के तुरंत बाईं ओर कौन है? R। तो जब आप ये अरेंजमेंट बना लोगे तो इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व करो। हाँ जी, बनाओ, सॉल्व करो इसको।
वाई वर्ड बेटा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो? वाई वर्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब जरा बोर्ड पर देखना, पहले तो मैं आराम आराम से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर एक बार जल्दी वाला रिवीजन देंगे। टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, 8 को बैठा दो। पहला पॉइंट है ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अगर आप पहला पॉइंट यूज करते हो ना, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आपको दो अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगी आपको दो अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगी। दो कैसे साहब? जी को तुम राइट में भी बैठा सकते हो, जी को तुम लेफ्ट में भी बैठा सकते हो, आपको दो अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगी, दो, क्योंकि ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये अरेंजमेंट अलग होगी, ये अरेंजमेंट अलग। लेकिन अगर आप दो अरेंजमेंट नहीं बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो इसको एज ए हिंट की फॉर्म में लिख लो। इस पॉइंट का यूज हम बाद में कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि जो पहला पॉइंट पड़ा उसी को अप्लाई करें। अगला पॉइंट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के दाईं ओर तीसरा है, तो पहले किसको बैठाओगे? पहले पूरी अरेंजमेंट में सी को बैठाएंगे। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जहां सी बैठा है इसके थर्ड राइट में डी, इसके दाईं ओर तीसरा डी, इसका राइट किधर होगा? इस साइड, तो 1 2 3, इसके थर्ड राइट में डी को बैठा दो, इसके दाईं ओर तीसरा किसको बैठा दो? डी को। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखो जो एफ है वो एच के सेकंड लेफ्ट पर है। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच को यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। और एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। तो एच को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूं? 4 जगह, 1 2 3 4। लेकिन अब 4 अरेंजमेंट तो बनानी नहीं है, तो कोई ऐसा पॉइंट देखो जो एच से रिलेटेड है, जो एच के बैठने की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। देखो एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, ना तो एच डी के बगल में आएगा, ना तो एच जो है डी के बगल में आएगा, ना ही जो एच है वो सी के बगल में आएगा। तो हमें पता चल गया लास्ट पॉइंट पढ़ने से, एच को मैं सिर्फ एक ही जगह बैठा सकता हूं, वो भी यहां। और एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ जो है वो एच के बाईं ओर दूसरा है, तो जहां एच बैठ गया, एच के बाईं ओर दूसरा किसको बैठा दोगे? एच के बाईं ओर दूसरा एफ को बैठा देंगे, है ना? अच्छा, सी, सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं है। अच्छा ये बताओ, ई और जी को हमें एक साथ बैठाना है, ई और जी को एक साथ बैठाना है, तो ई और जी एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहां आ सकते हैं, ई और जी। डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। ई और जी को यहां बैठाना है, लेकिन मैं जी को यहां नहीं बैठा सकता। डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है, तो ई और जी को यहां बैठा दो, ई और जी को यहां बैठा दो, क्योंकि जो डी है वो जी के अगले स्थान पर नहीं है। सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। सी ए के अगले स्थान पर नहीं है, ए को यहां बैठा दो। बचा कौन? बी। तो फाइनली बी को मैंने यहां बैठा दिया और अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। और अरेंजमेंट हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्विक मेथड से सॉल्व करेंगे जल्दी। पहला पॉइंट था ई और जी बगल में है, हमने वो पॉइंट छोड़ दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ई और जी में लेफ्ट कौन है राइट कौन है ना? ई और जी बगल में है, उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया। उसके बाद पॉइंट था डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी जो है सी के थर्ड राइट पे डी है। उसके बाद था एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है। एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है। क्लास नहीं चल रही बेटा? हाँ क्यों भाई? चल तो रही है क्लास, सही चल रही है ना? अब तो अभी भी नहीं चली क्लास? चली कि नहीं चली? क्लास स्टॉप हो गई है, नहीं चल रही है? अभी नेट चला गया था आपका? नहीं नहीं, यहां से तो सब कुछ ठीक था। चलिए साहब, तो पहला पॉइंट था ई और जी दोनों एक साथ बैठेंगे, हमें नहीं पता ई और जी को मैं कहां बैठाऊंगा। अगला पॉइंट था डी सी के दाईं ओर तीसरा है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जहां सी को बैठाओगे उसके थर्ड राइट में डी को बैठा दो, उसके थर्ड राइट में डी को बैठा दो। अगला पॉइंट था एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ सेकंड है इसके लेफ्ट में एच के, लेकिन जो एच है ना वो ना तो डी के बगल में आएगा, एच ना तो डी के बगल में ना ही सी के बगल में। एच जो है ना तो डी के बगल में ना सी के बगल में, और एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता, तो एच को यहां बैठाएंगे, इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ आ गया। ई और जी दोनों एक साथ बैठाने हैं, दो पर्सन ई और जी एक साथ कहां आएंगे बेटा? ई और जी एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही आ सकते हैं, लेकिन जो डी है वो जी के बगल में नहीं है, तो जी आ जाएगा नीचे, ई आ जाएगा ऊपर। सी के बगल में ए नहीं आएगा, तो ए आ जाएगा ऊपर। बस खत्म कहानी, बचा कौन? बी। अब हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है? जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है? या तो ये जी के सेकंड राइट पर है, या फिर 1 2 3 4 5 6, या तो ये 6 लेफ्ट पर है या सेकंड राइट पर है, या तो 6 टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट, है ना? या तो हम बोल सकते हैं 6 लेफ्ट पर एंड बट हाँ और सेकंड टू द राइट है ना भैया? 6 लेफ्ट पर भी है और सेकंड राइट पर भी है। 6 लेफ्ट पर हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए के फोर्थ लेफ्ट का मतलब या फोर्थ राइट का मतलब, अगर 8 लोग हैं तो सामने वाला जी, अगर 8 लोग हैं तो फोर्थ लेफ्ट राइट का मतलब अपोजिट होता। इफ सी एंड एच आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इफ सी एंड एच आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, सी की जगह एच बैठा दो और एच की जगह सी बैठा दो, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ई के सेकंड लेफ्ट पे एच आ जाएगा। ई के सेकंड लेफ्ट पे हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। जी के इमीडिएट नेबर कौन है? सी एंड ई। जी के इमीडिएट नेबर सी एंड ई। हाँ जी, चलिए साहब, तो भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट बनाओ तुम लोग। अगर तुमने ये अरेंजमेंट बना ली ना तो मजा आ जाएगा, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। ये अरेंजमेंट आपने बना ली तो 8 लोग हैं, सबका फेस केंद्र की ओर है, ऑल आर फेसिंग सेंटर। अच्छा यहाँ पे 4 मैरिड कपल है, 4 मैरिड कपल है, यानी कि 4 मेल है 4 फीमेल है। जो भी मेल कैंडिडेट होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे हम लोग, जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी, है ना, जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी उसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। तो फीमेल के लिए सर्कल बनाएंगे, मेल के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है जी? इस बात का ध्यान रखेंगे, मेल के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए सर्कल बनाएंगे, मेल और फीमेल के लिए।
है ना? बनाओ फटाफट से। मैं वीओडी से कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं, तो क्या मुझे लाइव क्लास भी करनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे दोगे, अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आप खुद मुझे बताओगे कि सर मुझे तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, कहीं से भी किसी भी तरीके से। हाँ जी, बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन को। कौन बनाएगा? अरेंजमेंट ये खतरनाक क्वेश्चन है, नो डाउट। जी चलिए साहब, देखते हैं थोड़ा बहुत आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाए कि नहीं बना पाए, कितना सही है आपका कितना गलत है। चलिए साहब, अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पहला पॉइंट है पुरुषों में से केवल, याद रखना पुरुषों में से केवल आर और वी ही एक साथ बैठेंगे। इसका मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे, इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठेगा और बेचारा उसको छोड़ के कहा जाएगा। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। देखो हर आदमी अपनी औरत के मतलब सॉरी हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, हर व्यक्ति हर मेल फीमेल जो हस्बैंड वाइफ है वो एक साथ बैठे हुए हैं। चलिए साहब, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो शुरू होने जा रहा है वो यहां से शुरू होने जा रहा है। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू जो कि लेक्चरर की पत्नी है, वी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो बेटा पहले वी को बैठाओगे, वी को पहले वी को बैठाओ, पहले वी को बैठाओ। पूरी अरेंजमेंट में वी को मैं यहां बैठा दूं, है ना? और वी के जो सेकंड राइट हैंड पर है, वी के जो सेकंड राइट हैंड पर है वो कौन है? यू है। वी के सेकंड राइट हैंड पर, वी के सेकंड राइट हैंड पर यू है एंड यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। ये पत्नी है यानी कि महिला। मैंने कहा फीमेल को सर्कल में बंद कर दो, ये फीमेल है। अच्छा जो वी है ना वो मेल है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है वी वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, और जितने भी मेल है ना सिर्फ उन्हीं का प्रोफेशन दिया हुआ है, मेल का ही प्रोफेशन दिया हुआ है। यहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। टी का स्थान यू और वी के बीच में है। टी इज सिटेड बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कौन है? टी है। यू और वी के बीच में टी को बैठा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया।
अच्छा एक बात बताओ, आर और वी एक साथ बैठे हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट था अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठेंगे, तो यानी कि वी के बगल में आर आएगा, और आर कौन है? लॉयर। आर कौन है? लॉयर। और कोई भी दो मेल एक साथ इनके अलावा नहीं आ सकते। अच्छा एक चीज और है कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ के बगल में है, तो ये जो हस्बैंड है इनकी वाइफ बेटा आर तो नहीं हो सकती, क्योंकि दो मेल तो शादी कर नहीं सकते, ये सिलेबस से बाहर है कानून। ये कानून जो है हमारे सिलेबस से बाहर है। पति पत्नी का मतलब है महिला और पुरुष। तो ये जो साइंटिस्ट है इसकी पत्नी ये नहीं है, इसकी पत्नी 100% टी है, क्योंकि हर पति पत्नी आसपास बैठे हैं। अच्छा जो लॉयर है, लॉयर की पत्नी उसके बगल में आएगी, ये हो गई लॉयर की पत्नी, ये हो गई साइंटिस्ट की पत्नी। अच्छा यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की, तो लेक्चरर इसके बगल में आएगा, लेक्चरर इसके बगल में आएगा, ये हो गया लेक्चरर, ये हो गई लेक्चरर की पत्नी। अच्छा प्रोफेशन कौन सा बच गया? डॉक्टर बच गया, प्रोफेशन डॉक्टर। डॉक्टर प्रोफेशन बच गया, मैं डॉक्टर को कहां बैठाऊं? बेटा ये डॉक्टर नहीं है, 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 डॉक्टर इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन मैं डॉक्टर को ये नहीं बना सकता, क्योंकि कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते इन दोनों के अलावा। इसका मतलब 100% जो डॉक्टर है वो ये है। इसका मतलब 100% जो डॉक्टर है वो 100% जो डॉक्टर है वो ये है। 100% जो डॉक्टर है वो ये है। और डॉक्टर की पत्नी बेटा ये नहीं हो सकती, क्योंकि तो लॉयर की पत्नी है। डॉक्टर की पत्नी ये हो गई, बस खत्म, बन गया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन बन ही गया। पी डॉक्टर की पत्नी है, डॉक्टर की पत्नी ये रही पी। क्यू डॉक्टर नहीं है, क्यू डॉक्टर नहीं है, क्यू अगर डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन हो जाएगा? लेक्चरर। एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष है, एस हो जाएगा ये, और बचा कौन? बचा कौन? जे। खत्म हो गया अरेंजमेंट सॉल्व। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन के आंसर, ये तो मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन समझाया। अब इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इसी क्वेश्चन को मैं फास्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। बेटा अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं, इस पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड हिज वाइफ, है ना, इस पॉइंट का भी मैं यूज नहीं कर सकता। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में यू है और ये पत्नी है सर्कल में, ये साइंटिस्ट हो गया। अगला पॉइंट है टी इज बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में कौन है? टी। हमें पता है आर और वी एक साथ बैठेंगे तो आर डेफिनेटली ये आएगा, आर डेफिनेटली ये आएगा, और ये हो जाएगा लॉयर, यानी कि मेल है तो त्रिभुज बंद कर दो। हर पति अपनी पत्नी के बगल में, तो इसकी पत्नी ये नहीं हो सकती, डेफिनेटली इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी इसके बगल में ये आ गई। अच्छा ये लेक्चरर की पत्नी है तो ये लेक्चरर आ गया। बच्चा डॉक्टर, डॉक्टर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दो मेल एक साथ नहीं आ सकते, तो ये डॉक्टर हो गया। अच्छा डॉक्टर की पत्नी ये नहीं हो सकती, क्योंकि लॉयर की पत्नी है, तो ये डॉक्टर की पत्नी होगी। पॉइंट है पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी। एस एंड क्यू आर मेल, एस डॉक्टर नहीं है तो एस लेक्चरर है, क्यू ये हो गया, बचा कौन? जे। ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, खत्म। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है? क्यू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेक्चरर, इनमें से लेक्चरर कौन है? एस। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की पत्नी कौन है? जे। हु अमंग द फॉलोइंग हु इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में लॉयर है, लॉयर आर। लॉयर आर इज द हस्बैंड ऑफ जे, लॉयर आर इज द हस्बैंड ऑफ जे। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? टी यू और वी के बीच में है, टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? यू एंड वी। सीएसके का मैच कब है भाई? कब से शुरू हो रहा है आईपीएल? चलिए तो भाई आज की सेवा फिर यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आज की क्लास में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सीटिंग अरेंजमेंट के, कल जब आप आओगे तो आज की क्लास के हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करके आना। कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो आज की क्लास में कराई गई अरेंजमेंट्स को 3-3 बार अपने घर पे सॉल्व कर लेगा। 3-3 बार जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे बेटा, यहाँ पे एस एंड क्यू है ना, एस एंड क्यू आर मेल। जब तक आप, अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्यू मेल ही था, बाय डिफॉल्ट क्यू मेल ही था। तो आज की क्लास में कराए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप कम से कम 3-3 बार सॉल्व करके आना, वरना कल की क्लास अटेंड मत करना। जैसे अगर आपको बोला जाए ना ए जो है वो बी का पति नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है किसी और का पति है। अगर आपको बोला जाए ए बी का पति नहीं है, इसका मतलब ए किसी और का पति, यानी कि ए मेल ही है। जैसे क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कोई और प्रोफेशन रखता है, इसका मतलब है क्यू कोई और प्रोफेशन रखता है, यानी कि क्यू मेल ही था। चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अरे 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 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू लेक्चरर है, एस डॉक्टर है। क्यू डॉक्टर है, क्यू डॉक्टर है, सॉरी क्यू इज नॉट डॉक्टर, तो क्यू लेक्चरर आ गया, एस डॉक्टर आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, एस। निम्नलिखित में से लेक्चरर कौन है? निम्नलिखित में से लेक्चरर कौन है? क्यू। निम्नलिखित में से वकील की पत्नी कौन है? जे। वैज्ञानिक के तुरंत बंजूर कौन है? हस्बैंड ऑफ जे, है ना। टी किसके यू और वी। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।